हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा जो लाइव लेक्चर होना था वो किसी अकारणवश से नहीं हो पाया। जिसके लिए मैं ये अभी आपको ये वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो आज का जो चैप्टर है उसके जो आगे का भाग है हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आगे के लेक्चर में। ये हमारा चौथा अध्याय है। तो इसका हमने जो लाइव लेक्चर में यहाँ तक हमने पढ़ा है विदेशी क्रांतिकारी की प्रवृत्तियाँ और गुजरात में जो उग्र क्रांतिकारी जो घटनाएं घटी थी, अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष जो हमेशा आगे रहते थे, और अरविंद जो घोष थे वो पीछे रहकर बैकग्राउंड में रहकर कुछ बहुत सारी क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं उनका अंजाम दे रहे थे। फिर विदेशों में भी कुछ बहुत सारे क्रांतिकारी थे, इनका हमने अध्ययन किया है। अ, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ नहीं पाए हैं, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। तो शुरू करते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये क्या है और ये कब लागू हुआ था, इसके विषय में हम आगे से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं। मार्ले मिंटो, अब ये दो व्यक्ति थे। मार्ले अलग व्यक्ति था और मिंटो अलग व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो मिलकर जो संयुक्त रूप से कानून पारित किया था, इसकी वजह से इन्हें हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो मार्ले था वो आपका मंत्री था, ठीक है। ये ब्रिटिश मंत्री के हिसाब से ही कार्य करता था। और मिंटो जो था वो वाइसराय था, बराबर। जो गवर्नर जो जनरल की पोस्ट हुआ करते थे 1857 की क्रांति के पश्चात, इसे वाइसराय का टैग दे दिया जाता है। तो वही सारी पावर्स वगैरह वही सेम रहती है, शक्तियाँ सेम रहती है, सत्ता सेम रहती है, लेकिन नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में क्या घटनाएं कुछ खास बनी थी। ये तो सीधी सी कॉमन बात है कि 1906 का समय जब था तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उस मुस्लिम लीग की जो है वो आगा खान का नाम हमने देखा था। तो आगा खान के नेतृत्व में जो मुस्लिम प्रतिमंडल जो था वो यहाँ से इनसे मुलाकात करता है मिंटो से। तो उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट करता है और मांग रखता है कि जो मुस्लिम मुस्लिम जो लोग थे उनकी जो कौम है उनके लिए, उनके संप्रदाय के लिए अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, वोटिंग का अलग क्षेत्र उनको दिया जाए। तो उसी के लिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और उनको इस अधिनियम के द्वारा उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो फूट डालो राज्य करो की नीति अपना ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम वापस जो एकता पनप रही थी उसके बीच में कौमी वैमनस्य जो लड़ाई झगड़ा है वो खड़ा करने की योजना बनाई थी, बराबर। मिंटो को हम देखते हैं कि ये मुस्लिम संप्रदाय और जो सांप्रदायिक भावना जो है उनके पिता के रूप में इनको इतिहास में हम जानते हैं। तो आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक मंडल जो है वो वाइसराय मिंटो से मिलता है और फिर ये मुस्लिम लीग की स्थापना करता है। और साथ साथ में जो मांग रखता है वो मुस्लिमों के लिए सेपरेशन इलेक्शन हो, बराबर। जो चुनाव जो हो वो अलग हो। तो इसके लिए उन्होंने जो मांग रखी थी वो उनके प्राप्त हो जाती है। उस समय भारतीय मंत्री जो है वो मार्ले था। ये 1909 की घटना है। इस सुधार को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ था ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मुस्लिम वर्ग को जो है सेपरेट इलेक्शन की मांग स्वीकार कर ली जाती है। यानी कि अब जो जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग रहेंगे उनके लिए अलग ही निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, अलग ही उन्हें रिजर्वेशन भी मिलेगा। यानी कि जो यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को अब उसमें आरक्षण प्राप्त होगा। अब हम आगे देखते हैं गांधी जी का आगमन। गांधी जी जो थे अब तक 1915 तक जो थे वो आपके अपने दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में थे वो। और वहां पे वो उनकी भी रंग भेद के विषय में लड़ाई कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के लोगों के बीच में गोरे काले के भेद का ऐसा वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह को सर्व पहले अपनाया था सर्वप्रथम। तो हम देखते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह को लड़ते लड़ाई लड़ते हुए इसको सफल बनाया। और फिर भारत वापस आ गए 1915 में, ठीक है। 1915 में भारत आ गए। अपने राज के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके राज के गुरु थे, बराबर।
राज के गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम आगे देखते हैं, कुछ फोन की वजह से डिस्टरबेंस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनके गांधी जी के जो राजकीय गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके आध्यात्मिक जो गुरु थे वो थे श्रीमद राजचंद्र। ठीक है, ये इनका नाम ध्यान रखना आप लोगों को, राजचंद्र और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राजकीय थे, ये आध्यात्मिक थे। तो इनसे इन्होंने प्रणाली और भारत, और गांधी जी ने भारत के बहुत से भाग जो थे, बहुत से राज्य थे, उनका प्रवास किया, उनकी यात्रा की, और फिर भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया। अब वो एक जगह रहकर तो लोगों की भावनाओं को समझ नहीं सकते थे, तो इसलिए पूरे भारत का उन्होंने पूरा भ्रमण किया, एक साल तक पूरा, यानी कि 1915 में आए थे तो 1916 तक उन्होंने एक साल तक इनकी प्रेरणा से, इनके अपने गुरुओं की प्रेरणा से उन्होंने कहा कि भाई अभी भी आप जो है सत्याग्रह के रूप में, अभी तक जो है वो गांधी जी को कोई नहीं जानता था। ये जो समय था 1915 में जब आए थे, तो अब तक गांधी जी इतने मतलब प्रसिद्ध नहीं थे, उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी ये जो गुरु थे, उनकी प्रेरणा मिली थी उनको, उनकी प्रेरणा के हिसाब से वो पूरे भारत के एक बार भ्रमण किया था। भ्रमण करने के बाद में लोगों का जो है वो पास में जाके उन्होंने उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, सारी चीजें उन्होंने महसूस की। बराबर। हिंदुस्तान की गरीबी का मूल कारण जो है वो अंग्रेजों द्वारा होने वाले शोषण को कारणभूत माना उन्होंने, और हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उपाय का विचार किया। ठीक है, अब वो जब लोगों से मिले तो लोगों की जो गरीबी थी, उनकी जो है मेन जो कारण है, उन्होंने माना कि अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हो रहा है, इनके शोषण की वजह से हो रहा है, और यही इन्होंने कारण मानकर ये जो हिंदू स्थान था, यानी कि हिंदुस्तान था, उसमें से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की इन्होंने विचार दे दिया कि अभी ये जो कारण है गरीबी का और शोषण का, तो इसको ही हटा देना चाहिए हमें। बराबर, यही से इन्हें ये प्रेरणा मिलती है। आगे देखते हैं हम रोलेक्ट एक्ट के बारे में। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था, एक कानून था ये भी। ठीक है, जो 1919 के दिन लागू हुआ था, और रोलेक्ट जो है वो एक व्यक्ति था, वो भी। अब ये रोलेक्ट के बारे में और इसके कानून के विषय में हम बातचीत करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री था, ये कौन था, ये इंग्लैंड का एक कानून डिपार्टमेंट था, लॉ डिपार्टमेंट था, तो वहाँ का एक मंत्री था, उसकी अध्यक्षता में इनको वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया 1919 में, और फिर वहीं से ये जो है कानून पारित करवा दिया, कौन सा, रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, अब ये रोलेक्ट एक्ट क्या है, इसके बारे में यहाँ पे संपूर्ण विषय सामग्री हम देखेंगे। ये कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए, मेन इसका टारगेट था, वो जो जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी, राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी, तो उसका दमन करना था, ये उनका उद्देश्य था। व्यक्ति स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला ये कानून काला कानून के रूप में जाना जाता है। इस रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, काला कानून भी है, क्योंकि इसमें इसने क्या किया, व्यक्ति स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता, यानी कि हम जो बोलते हैं, हम अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्तियों को जो जाहिर करते हैं, सरकार के समक्ष हम रखते हैं, जैसे कि अभी आज हमारे तत्कालीन परिस्थिति में हम किसान आंदोलन देख सकते हैं, पूरे भारत में छाया हुआ है। 8 तारीख जो पिछले महीने की थी, उसमें तो भारत बंद का भी आंदोलन हुआ था। तो ये जो बातें थी वो क्या है, वो हमारी वाणी स्वतंत्रता है, यानी कि हम जो चाहे जो है स्वतंत्र अपने संविधान के अंदर ही रहकर ही हम कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ये संविधान के अंदर रहकर ही बोलना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, ऐसा इस पर भी प्रतिबंध है, लेकिन बोलने की और अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको जाहिर करने की, उन्हें एक्सप्रेस करने की हमें शक्ति मिली हुई है। स्वतंत्रता में के बाद में हमारे जो कानून बने थे उसमें भी ये हमारा एक अधिकार सा बना हुआ है। तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, अभी जैसे कई बार हम कर्फ्यू देखते हैं, नाइट कर्फ्यू देखते हैं, लॉकडाउन देखते हैं, तो ये सारी घटनाएं जो है वो हमारी स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता पर भी विराम लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। लेकिन ये संविधान के आधार पर लगाया गया, क्योंकि अभी महामारी का दौर है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं 1919 की, उस समय जो तत्कालीन स्थिति थी वो केवल क्रांतिकारी और राष्ट्र भावना जो बढ़ रही थी, इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब भयभीत हुआ करते थे, बहुत ही मतलब एक तरह से उनको शंका की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो उनकी उसकी वजह से ये कानून उन्होंने पारित किया, रोलेट एक्ट। और इसमें क्या किया, मेन व्यक्ति स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता पर विराम लगा दिया। ठीक है, इस कानून के अनुसार किसी भी, अब इसमें क्या होता था, किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी। कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है कि उसके ऊपर हमें शक है, तो उसको डायरेक्ट जो है गिरफ्तार कर लेता था।
खाली एक शंका के आधार पर, एक शक के आधार पर, ठीक है, ये बुनियाद होती थी। उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में रख दिया जाता था। आजकल ये नियम हमारे यहाँ पे है कि अगर किसी को भी पुलिस पकड़ती है तो उसे अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जो मजिस्ट्रेट होता है, चीफ मजिस्ट्रेट, उसके सामने उसको जाहिर करना पड़ता है, उसको सामने मतलब प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि वकील की भी जरूरत नहीं, ठीक है, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, डायरेक्ट शक के आधार पर उसको पकड़ लेंगे। और साथ साथ क्या होता है, मुकदमा भी चला दिया जाता है और जेल में भी बंद कर दिया जाता है, और उसकी आज़ादी, चाहे वाणी की हो चाहे किसी इंसान की हो, वो सब जो है वो जब्त कर ली जाती थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। अब इससे क्या होता है, जिससे गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। ये काला कानून जो ब्लैक एक्ट है वो आपको गांधी जी ने नाम दिया था। मोतीलाल नेहरू ने भी अलग सिंगें दी थी और अलग बात कही थी इसके बारे में। मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनके मत अनुसार ना दलील, यहाँ पे एक अक्षर छूट गया होगा, ना दलील ना वकील, ठीक है, ना वकील ना अपील, ये इसके रूप से उन्होंने बोला था। एक उनका डायलॉग था, ना ना दलील ना वकील और ना अपील, इस हिसाब का ये कानून था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने ये कहा था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार की विरोधियों का दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई थी। अब इनको पावर तो मिल गई थी, ठीक है, इसकी वजह से। इसलिए उनके नेताओं और जनता ने जगह जगह इनका विरोध किया। जनता भी इसको देखने के आधार पर जब ये ऐसा हो जाएगा तो विरोध तो करेगी। उसके विरोध में सभाएं हुई, जुलूस हुआ, प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुई, बहुत सारे कार्यक्रम इसकी विरोध में वो खड़े हुए थे। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया था 6 अप्रैल 1919 के दिन, ठीक है। ये गांधी जी को अपने दिल्ली में यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पे पंजाब में क्या होता है, बहुत ज्यादा नरसंहार यहीं से शुरू होता है। तो इसकी जो ये रोलक एक्ट का जो केंद्र बिंदु हमें है ना, वो हम पंजाब को ज्यादा मानते हैं। तो पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दो व्यक्ति थे, ये डॉक्टर थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी से क्या होता है, इनके गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन का उग्र हो जाता है, ठीक है। ये इनकी जैसी गिरफ्तारी होती है पंजाब में, तो ये बहुत ही नेता के रूप में उभर रहे थे वहां पंजाब में। तो इसकी जो गिरफ्तारी हुई थी इनकी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होता है, आंदोलन जो है उठ खड़ा हुआ था, वो बहुत ही उग्र हो जाता है और तेज हो जाता है। पंजाब में सरकार ने दमन का खुला वार शुरू कर दिया, ठीक है, खुला दौर जो है वो शुरू कर दिया इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि क्या खुला दौर हुआ था, इसमें क्या मेन घटनाएं घटी थी। इसके विषय में जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड, वो बहुत ही रोलैक्ट एक्ट के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो रोलैक्ट एक्ट के बाद में जो जलियांवाला बाग जो है पंजाब में स्थित है, अमृतसर में, तो यहाँ पे बहुत सारा नरसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था, मस्करे हुआ था। उस वजह से ये जो आंदोलन है वो बहुत ही मतलब एक प्रसिद्ध हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पंजाब में अमृतसर में से लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन, बैसाखी जो है एक त्योहार है, बैसाखी के दिन जो त्योहार है, उस दिन में पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग, ये पंजाब में है अपना जलियांवाला बाग, यहाँ पे एक सभा होती है, ठीक है, यहाँ पे एक सभा करने लग जाते हैं। सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ऑर्डोनिल डायर, ये एक सेनापति था, ठीक है, ये सेनापति वहां पे अपने सैनिकों की मिलिट्री लेके वहां पे आ जाता है, पहुंच गया, बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता पर मशीन गन से गोलियों की वर्षा कर दी, ठीक है, ये यहाँ पे आता है, ठीक है। और आने के बाद में ये जो लोगों की सभा होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा है, आप देख रहे हैं इस चित्र में। तो यहाँ पे ये आता है, इनको कोई लोगों को वार्निंग भी नहीं दिया कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ, या फिर ये क्यों किया, ये क्यों किया, मगर कोई भी बातचीत यहाँ पे नहीं करता है। और अपने ये जो सैनिक थे, मिलिट्री जो लाया था, उन सबको आदेश दे देता है इनके ऊपर गोलियां दागने की। और इन्होंने ये जो ऑर्डिनरी दायर है, इसने ये भी कहा कि मतलब अपनी जो गन है, मशीन गन, उसमें जब तक गोलियां ना खत्म हो तब तक इनको मारते जाओ, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे खून खराबा हो जाता है, ठीक है। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थी, बीच में खाली कुआं था, और बाहर निकलने का एक ही संकरा मार्ग होने से असंख्य लोग गोलीबार का भोग बने, शिकार बने। अब यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये पूरा बाग था, उस बाग में यहाँ पे देखते हैं,
ये पूरा बाग था, ठीक है। अब बाग में निकलने का एक छोटा सा मार्ग था, ठीक है, और दीवार जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, ठीक है। दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी। अब यहाँ से निकल नहीं सकते थे लोग, बराबर। दीवारों को ऊपर से कूद के तो जा सकते थे, लेकिन दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची हुआ करते थे। उस वजह से निकलने का जो रास्ता है वो एक छोटा सा, और यहीं पे ये लोग खड़े थे पुलिस वाले। तो अब ये जाएंगे कैसे? यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े थे। जितना इन्होंने फायर किया करते रहे करते रहे करते रहे, इस वजह से बहुत सारे लोग, असंख्य लोग जो है गोलीबारी का शिकार बने। सरकारी विवरण, अब जब डेटा निकला सरकारी का, तो उसके अनुसार 380 के लगभग, 379 बराबर, 380 के लगभग लोग मारे गए, और 1200 लोग जो है वो घायल हुए। ये सरकारी डेटा है तत्काल। अब कौन सी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार थी। वो अपने डेटा को छुपाएगी। अब प्राइवेसी की वजह से उन्होंने क्या कहा, केवल 400 के लगभग लोग मरे हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है। और 1200 लोग जो है वो अभी जिंदा है लेकिन घायल है, बस। जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मरे थे। जब कांग्रेस ने अपनी कमेटी से इसकी जांचबीन और हड़ताल की, तो उसमें पता चला कि 1000 लोग तो मर गए हैं, यानी कि ये जो आंकड़ा है वो उल्टा है यहाँ पे, बराबर। तो ये क्यों कर रहा था? क्योंकि ब्रिटिश जो है वो अपने देश का भला चाहते थे, तो अपने यहाँ पे इसका कोई भला नहीं चाहते थे, और अपनी एक अच्छी धाक रखने के लिए, अपनी एक अच्छी जो है पहचान रखने के लिए, वो हमेशा है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंकड़े सही नहीं बताते थे, महारानी को सही सही जानकारी नहीं देते थे वो लोग। ब्रिटिश सरकार की ओर से जब जांच करवाई गई थी, जब इन्होंने खुलासा कर दिया कि भाई यहाँ पे तो 1000 से प्लस लोग मर गए हैं, और आप बता रहे हो 300 प्लस लोग मरे हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स बना हुआ था, विरोध हुआ हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार की ओर से फिर जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन का स्थापना हुआ था। हंटर कमीशन, ये कितने लोग मारे गए, कितना क्या हुआ, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर ये विरोध प्रदर्शन की वजह से एक कमीशन बैठाया, हंटर कमीशन। अब इसने क्या किया, अब इनकी रिपोर्ट आती है, जनरल डायर का बचाव कर दिया। अब जो ये जो ऑर्डिनल डायर था, उसका इन्होंने बचाव किया। जाहिर सी बात है, कमीशन इनका आदमी, इनका सारी घटनाएं इनकी, तो ये अपने पक्ष की, अपने लोगों की पक्ष लेगी, ठीक है, उनका बचाव करेगी। और इसको, जनरल डायर को क्या कहते हैं ये, कि अज्ञानता में हुई प्रमाणिक भूल है, बराबर। ये अज्ञानता में इसने भूल कर दी, इन लोगों को इतने, मतलब हजारों लोगों को मार दिया, खाली भूल कर दी उन्होंने, बराबर, और उसे सम्य माना, इसको माफ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ डायर जब इंग्लैंड वापस गया, तब उसे 2000 पाउंड रुपए, ठीक है, 2000 पाउंड ये मुद्रा है इंग्लैंड की पाउंड, तो उनको भेंट दी गई, और एक तलवार भेंट के रूप में सम्मानित उसका किया गया कि बहुत अच्छा काम करके आया तू। वहां पे उसका जश्न मनाया जाता है। ऐसी हालत थी हमारे देश की। आगे देखते हैं, इससे भारत के लोगों को जबरदस्त आघात लगा, बराबर। जब ये घटना घट रही थी, एंटर कमीशन भी उसको बचाए बचाव कर रहा था, तो इस वजह से लोगों को तो बहुत आघात लगेगा, चोट पहुंचेगी। इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी की अंग्रेजों के प्रति जो रही सी बची कुची जो श्रद्धा थी, विश्वास था, वो अब डगमगाने लग गया। इस घटना इस घटना ने समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वजह से लोग अब एकजुट हो गए कि अब ये हमारा दुश्मन, एक कॉमन दुश्मन है, उसको हमें हटाना ही पड़ेगा। असहयोग के भावी आंदोलन की भूमिका भी इस हत्याकांड ने पूरी कर दी, बराबर। असहयोग आंदोलन का अब द्वितीय फेज शुरू हो जाएगा, द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है वो मुस्लिम वर्ग के लोगों के द्वारा ये उठाया गया था, और ये तत्कालीन परिस्थितियां जो निर्मित हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़े विश्व युद्ध के रूप में माने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लगा के 1918 तक ये घटा था, 4 साल तक कंटिन्यू रहा। अभी बड़े बड़े देशों का ये युद्ध था, विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां, देश इसमें शामिल थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 के दौरान, तब तुर्की जर्मनी के पक्ष में चला जाता है, बराबर। ये जो टर्की है वो जर्मनी के साथ में चला जाता है, इनका एक गुट बन जाता है, अलग अलग देशों का गुट हो जाता है। तो ये एक गुट और ये भी गुट, अब इनके बीच में फाइटिंग होती है। अब इसमें इनके जितने देश रहेंगे वो लड़ेंगे, और इसके जो जितने देश रहेंगे वो आपस में लड़ेंगे, ठीक है, फाइटिंग होगी। तो ये जो है, मान लेते हैं मित्र राष्ट्र थे, और इनको बोलते हैं ध्रुवी राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के मध्य ये युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, और यही द्वितीय युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र लड़ रहे थे। तब ये जर्मनी मेन टारगेट पे था, जर्मनी, ये जर्मनी मेन टारगेट पे था इसमें, ठीक है।
और यहाँ पे मेन टारगेट पे था ब्रिटिश, ठीक है। इसने अपने देश को मेरे मित्रों को बना लिया और इसने अपनी मित्र मंडली बना ली, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो जर्मनी है उसमें टर्की आ जाता है, ठीक है, टर्की इसमें ऐड हो जाता है, फिर फाइटिंग होती है, इटली वगैरह इसमें ऐड हो जाता है। तो ये जर्मनी इनके पक्ष में आ गया था। इंग्लैंड की विजय, अब ये जीत जाता है इंग्लैंड, ब्रिटिश, ब्रिटेन, इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लैंड की विजय हो जाती है, उसके बाद में उसके साथ जो संधि की गई थी उसके शर्तें अत्यंत कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। हमेशा वो तो अत्यंत कड़े शर्तें रखते थे, अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। तो तुर्की के साथ में भी ऐसा ही किया। तुर्की का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा, धार्मिक बड़ा माना जाता था। जो तुर्की में सबसे बड़े जो सुल्तान थे उनको खलीफा के नाम से जानते थे कि सभी जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, चाहे कोई भी कंट्री में हो, कोई भी देश में हो, वो हम इनका एक धार्मिक नेता हुआ था और वो तुर्की में रहता था, वो तुर्की में रहता था। तो वो क्या होता था, खलीफा होता था, ठीक है, खलीफा। इसी वजह से खिलाफत हम देख सकते हैं। तो इसके ऊपर कंडीशंस, कुछ रेगुलेशंस, ट्रीटी ला दी गई थी, बराबर। उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जो सहन नहीं कर पाता था वैसी शर्तें थोप दी और अन्यायपूर्ण उसके साथ व्यवहार किया। उस पर जो कठोर शर्तें ला दी गई उसका विरोध अब दूसरे जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, समुदाय के लोग थे, वो विरोध करेंगे। उसे हल्की करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ये समग्र विश्व में फैल रहा था खिलाफत आंदोलन, और जो भारत में भी फैल रहा था तो इसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ये खलीफा के लिए था। अली बंधु इसमें मेन जो अपने भारत में जो थे वो थे मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, इसीलिए अली बंधु है ये। इस आंदोलन के मुख्य नेता थे हमारे भारत में। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन देने का अनुरोध किया और कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन जो है और ज्यादा व्यापक बन गया, फेमस हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि गांधी जी जो है वो, हालांकि ये आंदोलन जो था वो मुस्लिम लोगों के लिए था, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की दृष्टि से, हिंदू मुस्लिम एकता को वापस बांधने की दृष्टि से गांधी जी ने सोचा कि यह जो है अच्छा अवसर है कि हम मुस्लिम वर्ग के लोगों का हम सहयोग करेंगे, तो शायद उनके मन में, उनके दिल में ऐसे हमारे प्रति भावना जागेगी कि भाई हम, ये हमारे, हम जो है उनके भाई है। जो भाई भाई जो बनकर अगर हम इस कॉमन जो हमारा एनिमी है, दुश्मन है ये कॉमन ब्रिटिश, तो इसके खिलाफ हम एकता प्रकट कर सकेंगे। क्योंकि ये हम देखते हैं कि 1906 में जब मुस्लिम लीग जो स्थापना हुई थी उसके बाद में हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो टूटने लग रही थी। तो अब समय आ गया था 1916 का, बराबर। ये 1914 में अपना प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो 16 में ये जो चीजें लागू होने लग गई थी और 1919 में तो ये पूरी तरह से घटना आगे बढ़ने लग गई थी। तो उस वजह से अब ये यहाँ तक जो है 1906 से 1919 तक जो एकता है वो थोड़ी डगमगाने लग गई थी। तो उस वजह से अब गांधी जी ने सोचा अब हम जो लोग हैं वो यहाँ पे इनका सहयोग करके वापस जो है इसको हम उस एकता को निर्मित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आईएनसी से रिक्वेस्ट किया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बहुत बड़ा दल था उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करके सहयोग के द्वारा इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा व्यापक बना दिया, सभी वर्गों में, सभी क्लासेस में और सभी देश में, सभी देश के भागों में इनको फैला दिया गया था। अब साथ साथ में ये आंदोलन भी एक शुरू कर दिया गया था, बराबर। ये मुस्लिम वर्गों के लिए था तो हिंदू वर्गों के लिए ये भी शुरू कर दिया। ये दोनों आंदोलन भारतीय इतिहास में साथ साथ चले थे। आगे देखते हैं हम ये असहयोग आंदोलन में क्या घटनाएं होती है और क्या इसका संस्करण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से लगा के 1922, अब 1922 तक ही चला, यानी कि ये 2 साल तक ही चला। ये 2 साल तक ही क्यों चला, आगे क्यों नहीं चल पाया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है जो हम आगे देखेंगे। अब ये शुरू कैसे हुआ? असहयोग आंदोलन को दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन, एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी नागपुर में, उस अधिवेशन में इसको स्वीकृति मिली थी, ठीक है। तो ये जो बातें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गांधी जी ने जो रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उनके रिक्वेस्ट को मान लिया जाता है। नागपुर में कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज्य ही चाहिए ऐसी मांग जो है वो बुलंद कर दी। पहले तक तो वो मांग रहे थे स्वशासन, बराबर। अब उन्हें चाहिए स्वराज्य, स्वशासन और
स्वराज्य में क्या अंतर है बच्चों? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्वय शासन वह शासन है जिसमें शासन तो खुद ही करेंगे, हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, लेकिन हमारे ऊपर जो है और सत्ता रहेगी। ठीक है, जैसे कि रानी महारानी इंग्लैंड की वो ऊपर रहेगी, और उनके आदेश, उनकी नीतियां, कोई भी कानून बनो तो उनका ये हस्ताक्षर वगैरह लेना पड़ेगा, ये सारा मतलब उनसे रजामंदी लेनी पड़ेगी। तो वैसा शासन हम चाहते हैं। ये अब तक लोगों की सोच थी पहले, 1920 से पहले लोग स्वशासन ही चाहते थे, बराबर। तब 1920 से क्या हो गया, स्वराज्य हमें चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि ये रानी महारानी कोई नहीं रहेगा मेरे ऊपर, यानी कि हम ही शासन करेंगे, हमारे हाथ में ही सत्ता रहेगी, हम ही कानून बनाएंगे और हम ही लोगों के लिए रहेंगे। तो ये एक प्रजातंत्र का एक नया रूप था। ठीक है, प्रजातंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र प्रजातंत्र ये एक ही है, डेमोक्रेटिक इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का ही शासन रहेगा, जनता के लिए ही शासन रहेगा, और जनता का शासन रहेगा, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, तो ये स्वराज्य, अब ये स्वराज्य की मांग जो है वो और ज्यादा बुलंद हो गई थी। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ, और साथ साथ में ये खिलाफत आंदोलन हुआ मुस्लिमों के लिए, वगैरह वगैरह। ये जो आंदोलन हुए थे पहले, हमारे स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये घटनाएं घटी थी। तो उसमें क्या उसके परिणाम हमें देखने को मिले हैं, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव रिजल्ट, और यहाँ हम देखेंगे नेगेटिव रिजल्ट। कुछ नकारात्मक भी हमें वातावरण निर्मित होना पड़ा, उनको हमें देखना पड़ा। कुछ अच्छे भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। तो हम देखते हैं कि क्या समग्र रूप से हुआ था। तो रचनात्मक पहलू में अगर हम नजर डालते हैं तो हम देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का बल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो बार बार टूट रही थी। तो गांधी जी ने उस दौर को संभाले रखा। स्वदेशी जो आंदोलन शुरू आता है उससे क्या हुआ, स्वदेशी चीज वस्तु का आग्रह रखना। अब ज्यादातर जो है वो होममेड वो जो वस्तु होती थी, हमारे भारत में निर्मित जो वस्तु थी, उसका, उन वस्तुओं का आग्रह ज्यादा रखा गया था। तो सीधी सी बात है, हमारे आर्थिक व्यवस्था थोड़ी मजबूत हो पाई, हमारा देश आगे थोड़ा तरक्की कर पाया था। घर घर चरखा चला था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा भी चला गया था। तिलक स्वराज्य फंड जो है, वो एक तिलक की मृत्यु के बाद में एक बहुत बड़ा कोष की स्थापना की गई थी। तो उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे, लोगों का वहां पे पैसा जमा हो गया। खादी के प्रयोग का बल दिया गया, और अस्पृश्यता निवारण के लिए बल डाला गया था। अनअटैचेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ था हमारे यहाँ पे, छुआछूत का जैसा था ये, बराबर। छुआछूत, नीच गरीब, ऊंच गरीब, बराबर। इस तरह की जो है हमारे समाज में जो परंपराएं जो चल रही थी, उसका निवारण हुआ। शराब निषेध मिशन का भी यहाँ पे निषेध हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा को ज्यादा बल दिया गया, और विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। ये हमने अच्छे कुछ देखे हमारे। कुछ नकारात्मक भी हमें कुछ यहाँ पे फायदे मिले हैं नकारात्मक रूप से। कुछ नकारात्मक भी हमें यहाँ पे परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियां, धारा सभा, सरकारी स्कूल कॉलेजों का त्याग करना पड़ा, बच्चों को कई जगह स्कूल छोड़ना पड़ा। जैसे कि अभी भी आप लोग स्कूल छोड़ जैसे लग रहे हो लॉकडाउन में, लेकिन छुट्टा नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हम देख सकते हैं, ये पहले तो इनको त्याग करना ही पड़ा था। और सरकारी अदालतों, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में नियुक्त सदस्यों द्वारा त्याग पत्र, जो भी सरकारी नौकरी में थे, अदालत में थे, उनको, और धारा सभा लेजिस्लेचर में जो थे, उनको त्याग पत्र, अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। और विदेशी वस्त्र जो थे वो उनको जलाना पड़ा, यानी कि उनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। माल सामान जो है विदेशी, वो भी उनका बहिष्कार किया गया। ये नेगेटिव है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद भी थे हमारे। सरकारी कार्यक्रम और उपाधियों वगैरह का बहिष्कार, जैसे अन्य कार्यक्रमों का समावेश हुआ था। सरकारी जो कार्यक्रम थे उनमें भाग लेना बंद कर दिया गया। उपाधि जो थी, जैसे कि कैसर ए हिंद, एक उपाधि है, टाइटल है, वो किनको मिली थी, गांधी जी को। और नाइटहुड एक उपाधि है जो मिली थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये उपाधि जो थे, जैसे बहुत सारी उपाधियां, सरकारी नौकरियां लोगों ने वापस जो दी गई थी वो छोड़ दी, जो जॉब में लगे हुए थे सरकारी जॉब में, वो सब बंद कर दिए थे। अब हम आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन जो है, जो हमने देखे थे यहाँ पे। तो इसमें इसके क्या कार्यक्रम हुआ करते थे, और इसमें क्या क्या प्रोग्राम के साथ साथ में घटनाएं घटी थी। असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, जो प्रोग्राम यहाँ पे बनाए गए थे, तो इसमें क्या क्या किया गया था, और किस तरह से इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे गति मिली थी, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे।
तो आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर है, ओके, रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड सम्मान जो है वो उसका त्याग किया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी जो भी पदवी मिली थी, उन्हें उपाधि मिली, इनका त्याग कर डाला। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज भी छोड़ दिए थे क्योंकि स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया था। जगह जगह पे विदेशी कपड़े जो थे उनकी होली जलाई गई थी, ठीक है। और ड्यूक ऑफ कैनाट, अब यहाँ हम देखते हैं कि एक ड्यूक था, कैनाट का राजा था, तो वो भारत आया तब उसकी उसका भी बहिष्कार किया गया, यानी कि उसके स्वागत के लिए कुछ भी प्रोग्राम नहीं रखा गया था। ये बात है नवंबर 1921 की। फिर प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का राजा था, वो भी आया था, तो उसका सम्मान भी नहीं किया गया, उसको भी बहिष्कार किया गया था। ऐसे कदम जो हुए थे, ऐसे जो प्रोग्राम, ऐसे प्रयास किए गए थे, ऐसे कदम ने पूरे देश को एक अच्छी उत्तेजना में रंग दिया था, बराबर। पूरे ऐसे कदम ने पूरे देश में अच्छी उत्तेजना उत्पन्न करी हुई थी। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना हो गई थी। हमने यहाँ देखा था कि अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज जो है बच्चों ने छोड़ दिए थे, विद्यार्थियों ने भाग लेना बंद कर दिया था, विद्यालय जाना बंद कर दिया था। तो उसके मुकाबले में, उसके प्रति उत्तर में राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय कॉलेज विद्यालयों का प्रोत्साहन मिला गया था, दिया गया था। उस वजह से काशी विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और गुजरात यूनिवर्सिटी विद्यापीठ जैसे कई ऐसे राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हो गई थी। अब स्वदेशी का प्रचार जो है वो जोर शोर से होने लगा और इंग्लैंड से आयात होने वाले बहुत सारे सामान थे। अभी हम यहाँ देखते हैं आयात और निर्यात के बारे में। आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये होता है एक्सपोर्ट और ये होता है इंपोर्ट, ठीक है। तो आयात और निर्यात के बारे में क्या समझ सकते हैं, यहाँ हम सब देख सकते हैं कि ये ए देश है, ये बी देश है, कोई भी देश है, बराबर। तो ये बी हम भारत मान लेते हैं, बी का भारत, और ये अमेरिका समझ लेते हैं। वैसे कोई भी देश हो सकता है। तो अभी मान लीजिए भारत ने कुछ सामान बनाया है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, कोई उत्पाद का यहाँ पे सरप्लस बिजनेस हो रहा है, तो ये अमेरिका को बेचना चाहता है, ठीक है। तो अमेरिका को बेचना चाहता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, इस सीमा से बाहर किसी भी देश को सामान जाता है, माल सामान जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में से कोई भी उत्पाद प्रोडक्ट बना है, वो हमारे देश में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आयात, ठीक है, उसको हम आयात करते हैं। तो अब जो है आयात करना हमने छोड़ दिया था, ठीक है, इंग्लैंड से आयात करना हमने छोड़ दिया था और निर्यात हमारा बढ़ रहा था। यानी कि अब इससे क्या होगा पता है आप लोगों को, आयात निर्यात अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आधारभूत पहल होती है और एक फीचर होता है, क्योंकि इसके द्वारा मतलब बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन होती है, अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है, आर्थिक विकास भी होता है। क्योंकि जब हम निर्यात करते हैं किसी देश को, तो यहाँ हमारे पास अच्छी इनकम होती है, उससे आय मिलती है हमें, और वो जो आय है मिलती है, जो रुपए मिलते हैं, वो आपको रुपए में भी मिलते हैं, डॉलर में भी मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती है, ठीक है, डॉलर में भी मिलता है। अभी मान लिया हमने हमने यहाँ पे अमेरिका की बात की, तो ये हमें यहाँ पे डॉलर के मुकाबले में हमें रुपए देगा। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो ट्रेजरी है, जो खजाना है हमारा, वो हमारा बढ़ेगा, रिजर्व जो रेशियो है वो हमारा बढ़ जाएगा, इससे हमारी हालत जो है वो सुधर जाएगा। अभी हम देखते हैं कि एक रुपया, सॉरी, एक डॉलर जो है वो अपना कम से कम 60 से 75 रुपए के बीच में है, ठीक है। यानी कि अगर हमें 75 रुपए तक लगभग देने होते हैं, तब हमारे पास एक डॉलर आता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा आयात किया था, निर्यात ज्यादा किया नहीं था। अगर हमारी देश जो है वो निर्यात के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी, मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, अगर वो प्रोग्राम आगे सफल होता है, आगे बढ़ता है और सब जगह वो चहमकता है, तो उससे क्या होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमारा 70 रुपये हो जाएगा और यहाँ पे एक डॉलर हो सकता है, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। आगे देखते हैं हमने, तो ये जो आयात हम करते थे, यानी कि हमने दूसरे देश से हम खरीदते थे कौन से कपड़े, जूते, मोज शौक की चीज़ें, विलासिता की वस्तुएं, इसमें भारी कमी हो गई थी, क्योंकि हमने स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया। अब इसकी गूंज जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, संसद में सुनाई देनी पड़ गई थी। इंग्लैंड को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि हमने उसका सामान लेना बंद कर दिया। जैसे हम अभी और भी आंदोलन चलता है कि चीनी वस्तुओं का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह में टिकटॉक जो है वो बंद हो गया है।
ठीक है। तो ये ऐसी कई चीजें, ये भी चाइनीज है, तो ऐसे अभी लोग बोल रहे हैं वीवो फोन का इस्तेमाल वगैरह, ये चीजें अभी हम इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा चीज होता है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत भी होती है और नुकसानदायक भी हो जाती है, या फिर आगे भी बढ़ जाती है। इसके दो दो पहलू होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ तक, उसमें से इंग्लैंड को भारी नुकसान होने लग गया, चौंक सरकार उसकी चौंक उठती है। अब हम आगे देखते हैं, तिलक फंड में, जो तिलक स्वराज्य फंड जो बना था, उसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक हमारे पास धन एकत्रित हो गया था। तथा आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो प्रमुख रूप से उभर रही थी। अनेक प्रसंगों पर प्रकट हुई थी ये। हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसानों के बीच में मोहफिला विद्रोह, मालाबार जो है, मालाबार एक कोस्ट का एरिया है, मालाबार जो केरला में है, आपके केरल में है ये। तो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो सब जगह पे सारे देश में एकत्रित हो रहे थे, एकता प्रकट कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रीजन है हमारे दक्षिण भारत में, यहाँ पे ये केरल है, मालाबार कोस्ट। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा इलाका है, मान लीजिए यहाँ पे 20% कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम जो है वो लड़ रहे थे। लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे हम बहुमत देखते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा, हमारे हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी में लगभग 80% यहाँ पे एकता हमें नजर आ रही थी। मोपेला में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो किसान थे वो मुसलमान थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो इनके बीच में कुछ टैक्स के विषय में, कुछ अलग अलग करों के विषय में यहाँ पे थोड़ा उनके बीच में कानूनी विद्रोह होने लग गया था। टिक्का पात्र भी इसको कहा जाता है। और उसे ब्रिटिश सरकार ने इसका दबाव भी दिया था। इस आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए, ये आंदोलन कौन सा असहयोग आंदोलन, उसको फेल करने के लिए सरकार ने दमन की नीति तो अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल की जैसे सहारा लिया था, असफल प्रयास भी किया गया था। यहाँ पे अंधाधुंध लाठीचार्ज हुई थी और गोलीबारी भी हुई थी, सामूहिक गिरफ्तारी, अमानवीय अत्याचार, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए असफल प्रयास किए गए थे। लेकिन फिर भी उन्हें ये ज़्यादा जो है सफलता नहीं मिली थी, किनको, अंग्रेजों को। लेकिन हमें भी ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी ये संघर्ष चलता रहा, चलता रहा। जो हमने 1947 में हमने विभाजन देखा था, 1947 में हमारे भारत पाकिस्तान के, इससे आगे हम देखते हैं चोरी चोरा कांड। ये जो बहुत है, ये कांड बहुत ही ज़्यादा एक ज्वलन समस्या के रूप में उभर आता था, कि जिस वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित होना पड़ा था। अभी ये घटना घटी थी, उसको हम देखते हैं विस्तार से एक कहानी के माध्यम से। तो एक हम यूपी में चले जाते हैं पहले। और यूपी में एक गांव है अपना चौरी चौरा, बराबर, ये कस्बा है। तो यहाँ पे एक ये गांव है, कौन से जिले में, गोरखपुर में। तो गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव में, चौरी चौरा नामक गांव में, 5 फरवरी 1925 को क्या होता है, लोगों की जुलूस निकलता है। ठीक है, लोगों का जुलूस निकलता है, क्योंकि जुलूस सब जगह निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत बड़ा झटका भी लगा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जुलूस लोगों की निकलती है, ठीक है। पुलिस ने गोले चला दी उस जुलूस पर। जो लोगों की जो भीड़ जमा हो रही थी, यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे ये, तो इनके ऊपर जो कुछ पुलिस वाले थे, तो इन्होंने फायरिंग कर दी थी। पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई थी, तब वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए थे, ठीक है। जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो ये छुप गए पुलिस चौकी में, ठीक है। ये मान लीजिए पुलिस चौकी, ठीक है, इसी। तो यहाँ पे ये छुप जाते हैं, तो क्या होता है, उत्तेजित भीड़, ये इसमें से कुछ जो गोलियां जिन पे चलाई थी, तो कुछ मरे थे, तो कुछ जो जिंदा थे, तो वो आक्रमण कर देते हैं इस पुलिस चौकी पर। क्या होता है, पुलिस चौकी को आग लगा देते हैं, आक्रमण करके इस पर आग लगा देते हैं। अब वो जो छुपे थे वो सब मर जाते हैं। इसमें से 22, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे मर जाते हैं। और इस हिंसक घटना की खबर जैसे ही गांधी जी को मिलती है, तो वो बोलते हैं कि अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र देखकर मैंने हिमालय जैसी भूल कर दी, बराबर। ये ऐसा कहकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल ही वापस लेने की घोषणा कर दी, कि ये आंदोलन बंद कर देते हैं। तो 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 22 को ये आंदोलन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना यहाँ पे हम देखते हैं, चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस कर्मियों की जो चौकी है उसको जला दिया जाता है। और खबर जैसे ही गांधी जी को मिलती है, एम के गांधी को, तो वहाँ पे ये आंदोलन बंद हो जाता है। फिर भी आंदोलन रुक गया, बंद हो गया, लेकिन इसके महत्व को अगर हम समझते हैं तो बहुत ही इसका अत्यधिक महत्व होता है। और इसका प्रभाव जो है वो तत्कालीन रूप से और दीर्घकाल इसके परिणाम पर प्रभाव के रूप में हम देखते हैं। इस आंदोलन को अपने उद्देश्य की तो प्राप्ति नहीं हो पाई है, ठीक है।
सफलता नहीं मिली, परंतु नकारात्मक और रचनात्मक जो हमने देखे थे इसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम, तो वो हमने उस कार्यों को दोबारा उसके अधिकारों के प्रति जागृत किया गया था, बराबर। हमने जो नकारात्मक और अपने रचनात्मक यानी कि सकारात्मक जो इसके परिणाम थे, प्रभाव थे, उनको देखने के हिसाब से हमें पता चलता है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता लोगों में आ गई थी। अधिकार, अधिकार क्या होता है? राइट्स। ये लोगों के राइट्स थे, अधिकार थे, उनके प्रति लोगों को अब जागरूकता ज्यादा आने लगी थी। जो अधिकार हमारे अभी हमारे संविधान में भी उपलब्ध होते हैं, ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में। कुछ मूलभूत अधिकार भी होते हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट कहते हैं, कुछ नेचुरल राइट्स भी होते हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकार के नाम से हम जानते हैं। तो अब ये लोगों को पता नहीं था पहले, तो अब ये पता चलने लग गया। ठीक है। दूसरा हो गया था विरोधी वातावरण ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो ब्रिटिश हो चुका था। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना वो तेज गति से बल ले रही थी अभी। ठीक है। अब लोगों के बीच में जो संघर्ष करने का जो था वो सिलसिला शुरू होने लग गया था सरकार के प्रति। भारत के सभी वर्गों में, सभी वर्ग जो थे, यहाँ पे वर्गों में बंटा हुआ था भारत। ठीक है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, मध्यम वर्गीय, हम देख सकते उच्च वर्गीय और निचला वर्ग, इस प्रकार के ये वर्गों में बंटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे अच्छा हुआ था कि सभी वर्गों में राजनीतिक जो जागृति है वो आने लग गई थी। पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो सब जनता में अब आने लग गई थी। स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा जो है वो अडिग रह गई थी। अब उन्हें स्वराज्य चाहिए था। लोगों में से लाठी दंड जेल का भय अब दूर हो गया था, क्योंकि मार मार खा के कि वो तो पक चुके थे और मजबूत हो चुके थे, और अब अन्याय के विरुद्ध उनकी आवाज जो है बुलंद होने लग गई थी। युवक स्त्रियां भी राष्ट्रीय सेवा में आगे आई, बराबर। ये भी औरतें हैं जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया, युवा वर्गों ने भी भाग लिया। अब यहाँ हम सब समझ सकते हैं कि स्त्रियों ने भी इस राष्ट्रीय सेवा में आगे वो आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्त्रियां राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर देती है, तो इसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि अब जो है कोई भी वर्ग जो समाज का है वो अब इस राष्ट्रीय भावना से अछूता नहीं रहा है। मतलब कि सब लोगों को अब पता चल गया है कि हमें जो है वो अंग्रेजों को हटाना ही पड़ेगा, और अब हमको जो है वो स्वराज्य लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब यानी कि सारे लोग अगर इस सरकार के खिलाफ हो जाते हैं तो क्या होगा? ये सरकार अब चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अब उसको हटने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि अब जो वातावरण है 1922 के बाद में ये बहुत अच्छा होने लग गया था, लेकिन फिर भी ये सिलसिला चलता रहा। 1947 को हमें आज़ादी मिली, क्योंकि ये इतना समय लगभग हम 20 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 20 साल तक और हमें संघर्ष में जुड़ना पड़ा था। अब और भी क्या हुआ कि लोगों की जो संस्था है वो कांग्रेस बन गई थी, आईएनसी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो है अब लोगों की एक प्रमुख संस्था के रूप में उभर रही थी देश में। राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्था जो हमने देखा था कि स्वदेशी विश्वविद्यालय और स्कूलों की स्थापना हो गई थी, तो देशी जो है शिक्षा है वो आगे बढ़ने शुरू हो गई थी, देशी शिक्षा। अंग्रेजी की जगह में हिंदी को महत्व ज्यादा देने लगे थे, और जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों नगरों और बुद्धिजीवियों तक लिमिटेड था, सीमित था, अब वे गांव गांव और सामान्य जनता तक भी फैल गया था। ठीक है। अब आम आदमी भी इसकी गूंज सुनाई, अब आम आदमी को भी इसकी अब आम आदमी को भी इसकी गूंज सुनाई देने लग गई थी। स्वराज्य दल, अब हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना और देखते हैं जो स्वराज्य दल के नाम से चर्चित है। ये स्वराज्य दल बहुत ही मोटा दल हो गया था, एक पार्टी हो गई थी जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही बढ़कर चढ़कर भाग ले रही थी। लोगों की राजनीतिक जागृति जो आ चुकी थी को टिकाए रखने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन का स्थगित होने के बाद में, जब ये आंदोलन जो वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद में, तो इसके बाद में चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू, ये दो व्यक्ति प्रमुख थे, नेता थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी, इन्होंने राष्ट्रीय स्वराज्य दल की रचना की थी। ये स्वराज्य दल इन्होंने बनाया था दो व्यक्तियों ने। उनका उद्देश्य क्या था कि धारा सभा में प्रवेश करेंगे हम, और सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध हम उसमें रहकर करेंगे। यानी कि ये धारा सभा इसका मेन टारगेट होता था। अब क्या होता है इसमें, मैं आपको बेसिक फंडा ये बताता हूँ कि धारा सभा यानी कि असेंबली होती है, एक सभा होती है, जो जिस तरह से विधानसभा वगैरह हम कहते हैं, विधान परिषद हम जो कहते हैं, तो वैसी एक संस्था होती है। अब एक वर्ग था, ये एक वर्ग ए वर्ग है, ये बी वर्ग है। ठीक है। ए वर्ग ये चाहता था कि हम इसमें भाग लेके सरकार की जो नीतियां है, कुछ पॉलिसीज है, कुछ कानून है, मान लीजिए, और इसमें कुछ कानून बनाने के लिए कुछ
अनुनय विनय कोई भी हो यहाँ पे, विधेयक हो, तो इनको हम रिजेक्ट करेंगे, बराबर। जो भी हमारे यहाँ पे पक्ष में नहीं रहेगी या फिर विपक्ष में रहेगी या फिर आम मानवीय रहेगी, तो हम यहाँ पे इसके लीडर बनकर हम विरोध करेंगे। ठीक है, ये चाहते थे एक वर्ग। दूसरा वर्ग ये चाहता था कि इसको, जैसे हम स्वदेशी अपना रहे हैं, तो विदेशी चीजों का, सरकारी अस्पतालों का, सरकारी जॉब का, सेवा का हम सब त्याग करें, तो इसका भी त्याग कर दीजिए। यहाँ पे हमें भाग नहीं लेना है। हम अगर ये आप लोग ये जो चाहते हो कि इसका हम नीतियों का विरोध करेंगे, हम तो यहाँ पे भाग लिए बगैर ही हम इसका विरोध कर सकते हैं। तो इनके बीच में कटार सुनी हो जाती है, बराबर, कहा सुनी हो जाती है, और ये जो है वो विभाजित हो जाती है, बराबर। इस वजह से क्या हुआ, चित्तरंजन दास यहाँ ए में शामिल थे और मोतीलाल नेहरू भी ए में शामिल थे। तो ये चाहते थे, तो इन्होंने जब बातें नहीं मानी, तो इन्होंने क्या किया, इस दल का निर्माण कर दिया, स्वराज्य दल का। अब ये यही चाहते हैं, इसमें प्रवेश करके सरकार की जो अयोग्य नीतियां है उसका विरोध करेंगे। स्वराज्य दल के संस्थापकों ने गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया। अब इन्होंने कहा भाई चलो, हम जो है, आप लोग बोल रहे हो कि इसमें भाग नहीं लेना है और बाहर रहकर ही काम करना है, तो हम भाग लेना चाहेंगे और हम लेंगे, लेकिन आपके जो प्रोग्राम है वही हम अपनाएंगे, बराबर। ऐसा नहीं है कि हम अंदर बैठ के आराम ही करेंगे, मतलब एक नेता बन के जो सांसदों की तरह जीवन यापन करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप जो जो चाहते हो, जो आपके प्रोग्राम में, वही हम आगे इसी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से वो आगे बढ़ते गए। उस समय 1923 में आयोजित धारा सभाओं के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे 1923 में, 22 में ये बना था, 23 में जो अगले साल इलेक्शन हुआ था, तो इसमें ये शामिल हुआ। केंद्रीय धारा सभा और कुछ प्रांतों में, धारा सभाओं में स्वराज्य दल के उम्मीदवार चुनकर आने से स्पष्ट बहुमत मिला। अब जो इलेक्शन हुआ था उसमें केंद्रीय धारा सभा में और प्रांतीय के कुछ बहुत सारे प्रांतों में इनको बहुत ज्यादा इनके उम्मीदवार थे, जो पार्टी के लिए लड़े थे। इलेक्शन जिनका हुआ था, निर्वाचन हुआ था, तो इनको बहुमत प्राप्त हुआ था, जबकि बंगाल प्रांत में बहुमत नहीं मिला। चलो, एक राज्य ऐसा मान लेते हैं, कुछ राज्य ऐसे मान लेते हैं, जैसे कि बंगाल में इनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में ये उभर रहा था। ठीक है, इसका अच्छा खासा स्थान हो गया था वहां पे भी, बंगाल में भी। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि भारत के सभी समस्त भागों में लगभग इनका जो स्थान है वो एक प्रबल रहा था। केंद्रीय धारा सभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू ये केंद्रीय धारा सभा में चले जाते हैं, और बंगाल प्रांत में नेता के रूप में चित्तरंजन दास का चयन हो जाता है। ठीक है, स्वराज्य दल ने सरकारी बजट, अब इन्होंने वहां रह के क्या किया, सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर किया। ठीक है, जो भी बजट थे उनको नामंजूर किया, क्योंकि बजट जो है वो सरकार के पक्ष में था और लोगों के अमानवीयकरण को ज्यादा दर्शाता था, इस वजह से उन्होंने इनका रिजेक्ट किया, उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति का विरोध किया, जैसे जनता के सवालों के तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है, ये जो भी कार्यक्रम सरकार चाहते थे उनको वो रिजेक्ट कर देती थी, तो सरकार की तरफ ये ध्यान आकर्षण करने करने लगी थी। स्वराज्य दल के कार्य के कारण ये सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 साल पहले करनी पड़ी। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में हम देखते हैं। साइमन कमीशन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो इसमें हम बताते हैं कि साइमन कमीशन जो है वो एक आयोग था। ठीक है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो है वो 1919 के समय जो मोंटफोर्ड कानून निकला था, मोंटेस्क्यू सुधार कानून, उसमें क्या हुआ था कि ये कानून जब निकला था 1919 का कानून, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा कि इसके 10 साल बाद में, ये जो कानून हमने शुरू कर दिया, इसके 10 साल बाद में, यानी कि 1929, ये 10 साल हो गया। ठीक है, 1919 प्लस 10 बराबर 1929। इस टाइम हम जो क्या करेंगे, ये जो कानून बनाया है ये इतने साल में कितना अच्छा रहा है, इसके क्या खूबियाँ रही है, क्या इसके लाभ हानि रहे हैं, इन सब का रिव्यू करेंगे हम, बराबर निरीक्षण करेंगे। अगर ये सही बैठता है तो इसको आगे चलाएंगे, खराब बैठता है या फिर अयोग्य सिद्ध होता है तो हम इसको संशोधन करके कुछ नया हम करेंगे। तो ये करने के लिए सरकार ने पहल की थी। लेकिन क्या हुआ, ये जो स्वराज्य दल जो है उसने फोर्स किया था, बराबर, इसने फोर्स लगाया कि भाई ये जो चीज है रिव्यू आपको जो है इतने टाइम में आप कर रहे हो, तो ये वो एक तो ये खराब है। प्लस में क्या होता है कि साइमन कमीशन में जो मुख्य बात होती है उसको रिव्यू करने के लिए भाई हमारे देश के लोगों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कानून बना है तो हम भी चेक करेंगे भाई हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है।
ये इन्होंने ऐसा नहीं किया, सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसमें सारे अंग्रेज भर्ती हो गए, सारे अंग्रेज लोग थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं था इसमें। अब एक ही हिंदुस्तानी जब नहीं था तो जाहिर सी बात है विरोध होगा इसका। तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो जाके उन्होंने 2 साल पहले ही, यानी कि अब जो दो इसमें से -2 साल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1927, इसको 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को लाया गया। लेकिन जैसा कि यहाँ पे कोई भारतीय नहीं था तो उसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ। साइमन गो बैक वगैरह जैसे नारे यहाँ पे बहुत बढ़ गए थे। आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि धारा सभा में स्वराज्य दल ने अनुशासित रूप से कार्य किया, बराबर इनका डिसिप्लिन बनाए रखा, इन्होंने मैनर्स बनाए रखे। उच्च संसदीय प्रणाली स्थापित की थी, हाई हाई पार्लियामेंट्री सिस्टम इन्होंने लागू किया। भारत के लोगों में लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के समक्ष साबित करके दिखा दिया। देखो ब्रिटिश सरकार जो है वो चाहती थी और ये मानती थी कि एक तो भारत के लोगों को शासन नहीं देना है, क्योंकि ये लोग योग्य नहीं है, ऐसा मानते थे, क्योंकि इनको शासन चलाना नहीं आता, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन इन्होंने जब इलेक्शन में अच्छी खासी सरकार बनी थी तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम भी आपसे बेहतर है। ऐसे सुंदर कार्य परिणाम स्वरूप हिंद कार शिक्षित वर्ग स्वराज्य दल की तरफ आकर्षित हुआ। ठीक है, अच्छे अच्छे काम की वजह से बहुत सारे लोग इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, भर्ती होने लग गए। आगे हम देखते हैं, लोगों में राष्ट्रीय जागृति को पुनः संचार हुआ। अब क्या हुआ, स्वराज्य प्राप्ति को अधिक करीब लाने में इस दल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जो 1947 को हमें स्वराज्य मिल गया था उसको करीब इन्होंने ही लाया था इस दल ने। इस इन सभी में इसका महत्व और मूल्य निहित है, इन सब बातों में जो हमने देखा। अब क्या होता है, जून 1925 में चित्तरंजन दास जी का मौत हो जाती है। ठीक है, 1925 जून में इनका डेथ हो जाती है। तो इनके अवसान होने से स्वराज्य दल जो है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इन्होंने बागडोर अच्छी खासी संभाल रखी थी, अनुशासित रूप से इन्होंने आगे बढ़ाया था और जो संसदीय प्रणाली स्थापित की थी, बराबर, और लोकतांत्रिक जो है उनके रूप में इसको आगे बढ़ाया था। तो इनकी मौत हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये पार्टी जो है कमजोर पड़ जाती है। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई नेशनल दल नामक अलग अलग दल बनाने लग गए थे। देखो ये जब मौत हो जाती है इनकी, तो जो इनके मेंबर्स थे, जो इनके सदस्य थे, वो अब टूटने लग गए थे, बराबर। अब इसमें टूटने लगे तो वो अपने अपनी पार्टी बनाने लग गए थे। भाई मेरी ये पार्टी हो गई, मेरी ये पार्टी हो गई, मेरी ये पार्टी हो गई। पार्टी मतलब वो पार्टी नहीं 31st की, ये मतलब दल बनाना शुरू कर दिए थे अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग दल बनाने, और कुछ जो लोग थे बच्चे को से तो वो सरकार का सहयोग देने लग गए थे। अब तक जो असहयोग चल रहा था, मतलब कि उनके तलवे वापस आने लग गए थे सरकार का। तो इस प्रकार की जो हुई, जिससे इससे क्या हुआ, इसकी प्रतिष्ठा जो थी वो धूमिल होने लग गई थी, कम होने लग गई थी। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अलावा सर्वत्र उनके उम्मीदवारों की भारी हार हुई थी, बराबर। खाली एक मद्रास में थोड़ा अच्छा खासा इनका नेतृत्व था, लेकिन बाकी सब जगह इनकी जो साख थी वो खाक में मिलने शुरू हो गई थी 1926 में, बराबर। वहां तक की बात है। बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो बंगाल से संबंध रखते हैं, इन्होंने उनके कार्य को जोरदार आलोचना की थी, बराबर। यहाँ हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों। अब मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लाइव लेक्चर के जगह आपको ये वीडियो लिंक आपको भेजी है, वीडियो के मार्फत के रूप से। तो अब आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताइए कि आपको, जैसे हम लाइव लेक्चर चलाते हैं तो उसमें आपको एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरा, आपको स्क्रीन आपको दिखनी कम लग जाते हैं, स्क्रीन आपको दिखती नहीं है कभी कभी। तीसरी बात, आपको वॉइस जो है, मेरी आवाज़ है वो आपको बराबर सुनाई नहीं देती, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इश्यू है छोटे मोटे जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब ये जो आप देख रहे हो, तो इससे आपको बेहतर जानकारी मिलती है या फिर लाइव लेक्चर से, ये आपकी प्रतिक्रिया का हम स्वागत करेंगे। तो आप जल्द ही मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, और उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि आपका मेजोरिटी क्या है और माइनॉरिटी क्या कहती है। इसके साथ ही हम अपना लेक्चर चालू रखेंगे। धन्यवाद। एंड आपका दिन दिन शुभ रहे, और नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स वेरी मच।